This तो conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा नाम आज हुसैन कॉन्ट्रैक्ट और हम डिस्कशन सेशन कर रहे हैं। हाँ जी, आप पूछें अजहर, क्या दो सवाल है लाख आपका? मैं कह रहा था कि यूएसडी में आज कॉन्ट्रैक्ट 2,47,000 से भी मेरे ख्याल में ज्यादा ऐड हुए हैं आज हाँ जी, ओपन इंटरेस्ट। तो इसका बाहर तो की असर होना साइड, है बिल्कुल। बाहर के साइड के ऊपर क्लोज हो रही है। वो मैं अभी लैपटॉप मेरे पास नहीं पड़ा, मैंने अपडेट किया है तो वहां पे वो मैंने बार चार्ट देखा है उसका। तो आप देख लें, अच्छा, मुझे भी मैं आप फाइल भेज ठीक है, दीजिए। मैं गोल्ड बात का रिस्पॉन्स कर दूं उनको। भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि गोल्ड जो है ना, चांसेस हैं कि 1400 के ऊपर गिरे और फिर वहां से उठे। ठीक है, आप जो जाएं यूट्यूब के ऊपर, अच्छा यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल पे जाएं। मैंने जो वीकली एनालिसिस किए ना लास्ट 3-4 वीक में, तो मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर से जो है ना ट्रेडर निकल रहे हैं, ट्रेडर आउट हो रहे हैं गोल्ड के अंदर में, अंदर से। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से कंटिन्यूसली जो है ना ट्रेडिंग से एग्जिट, गोल्ड से ट्रेडर जो है ना एग्जिट कर रहे हों। तो बहुत होता है कि 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए, लेकिन कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, गोल्ड के अंदर सेलिंग ट्रेड्स क्लोज हो रही थी। ठीक है, और जहां तक मेरा आइडिया था, मुझे ऐसा लगता था कि ये जो पैसा है बिटकॉइन के अंदर जा रहा है। ठीक है, बीटीसी के अंदर ये इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये ओपन इंटरेस्ट के फिगर्स हैं। ठीक है, ये डाटा है, पिछला डाटा है। तो आप इस लाइन डी कॉलम को देखें। ठीक है, डी कॉलम को देखेंगे कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो है ना पोजीशंस एक्सेट हो रही हैं। डेली पोजीशन जो है ना, डेली बेसिस के ऊपर पोजीशंस एग्जिट हो रही हैं, ऐड नहीं हो रही। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो जब ओपन इंटरेस्ट गिर रहा होता है तो इसका ये मतलब है कि जो है नई पोजीशंस नहीं इंटर हो रही, मार्केट के अंदर नए ट्रेडर्स नहीं आ रहे। ठीक है, जो पुराने ट्रेडर्स हैं ना वो एग्जिट कर रहे हैं। अब वो तकरीबन 5 से 6 हफ्तों से ऐसा हो रहा है कि एग्जिट ही होते जा रहे थे। तो उससे क्या था, मैं जो मुझे जो लगता था वो ये लगता था कि ये ट्रेडर जो है ना बीटीसी के अंदर जा रहे हैं, बिटकॉइन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, नहीं अब लोगों को जी सर, बाय द वे ये ओपन इंटरेस्ट का क्या सीन है? ओपन इंटरेस्ट मैंने आई हैव हर्ड दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। नाम क्या है सर आपका? साथ जो सेम क्वेश्चन किया था गोल्ड का जी। अच्छा अच्छा, ओपन इंटरेस्ट होता है ओपन ट्रेड्स। ओपन ट्रेड्स, यानी करंटली मार्केट में जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। करंटली जो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स बैठे हुए हैं उनको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ऑलराइट, स्पेलिंग के मिस्टेक हो तो यार उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू ओपन ट्रेड्स। मार्केट के अंदर कितनी ट्रेड्स ओपन है। यार बाकी तो बात आ रही है, किसी को मेरे ख्याल पे नहीं आ रही ना, तो उनका इश्यू होगा। अच्छा जी, अब मार्केट के अंदर कितनी ट्रेड्स ओपन हैं, ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है। तो माइनस का मतलब होता है कि ट्रेडर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो वो मनी सारी बीटीसी के अंदर जा रही थी। ठीक है, हम लोग जो इसको देख रहे थे, मैं जो इसको देख रहा था गोल्ड को, हम लोग देख रहे थे कि यहाँ तक जाए। ठीक है, तकरीबन 1900 तक गोल्ड जाए और फिर वहां से गिरे, लेकिन ये यहाँ से उठा नहीं है, नीचे गिरता गया। ये यहाँ से जब ये 1940 से गिरा है ना, तो तब से ये पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। इस सारी की सारी मूव के ऊपर पोजीशंस क्लोज हुई हैं। तो नए ट्रेडर्स जो है वो इंटर नहीं हुए। तो लास्ट जो है ना वीक से ट्रेडर्स नए इंटर होना स्टार्ट हुए हैं गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड को जो है वो गिराया जाएगा अब, क्योंकि गोल्ड की फेयर वैल्यू जो है ना वो कोरोना आने से पहले कहाँ थी, ये देखना लाजमी है।
ठीक है, कोरोना से पहले फेयर वैल्यू उसकी 1500 नियर अबाउट 1500 थी। तो ये सारा सेंटीमेंट जो ट्रिगर हुआ कोरोना वायरस की वजह से गोल्ड ऊपर भागा, और जिन लोगों ने बाय किया था उन्होंने अपनी ट्रेड क्लोज करना स्टार्ट की, ठीक है, सेल करना स्टार्ट किया। तो मार्केट जो है फिर अपनी फेयर वैल्यू की तरफ लौट रही है जो कि 1500 थी। तो जो ही ये 1500 के ऊपर फिर से आएगी ना 1500, मेरा जो मानना है कि ये 1500 तक आ सकती है। ठीक है, 1500 से फिर इसको आप फिजिकली भी गोल्ड बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसका ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, 1500 के बाद इसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है किसी एक साइड के ऊपर, बाय साइड के ऊपर, तो फिर जो है ना समझे कि आप गोल्ड फिजिकली बाय करके रख सकते हैं, क्योंकि एक मेटल है तो इसमें लॉन्गर टर्म के लिए ऊपर ही जाना होता है। ठीक है, जी सर, यानी कि अगर हम सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए ट्रेड लें तो हम तब भी गोल्ड से अच्छा मतलब कि अर्न कर सकते हैं, अगर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देखा जाए। हाँ जी, सिर्फ अगर ओपन इंटरेस्ट देखिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट हमें रियल फिगर्स बता रहा होता है कि ट्रेडर्स के साइड के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, रियल टाइम डाटा होता है, तो इसमें कुछ शक की गुंजाइश नहीं होती कि इतने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ऐड हो रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो रहे हैं, तो उसमें कोई शक नहीं होता, बिल्कुल रियल टाइम डाटा होता है। तो इस तो वजह ये से ओपन ये इंटरेस्ट मार्केट डेली बेसिस पे बताया जाता है, या पहले मार्केट मूवमेंट यानी कि पर आवर बेसिस पे नहीं बताया डेली जाता? नहीं, ये डेली बेसिस पे बताया जाता है, क्योंकि ये रियल टाइम पोजीशंस होती हैं बैंक वगैरह की, तो इस वजह से आपको नहीं फेयर बताया जा वॉल्यूम। सकता। अगर हाँ जी, रियल वॉल्यूम है तो इस वजह से इसके अंदर गैप रखना लाजमी है। तो ये जो है 24 आवर्स का इसमें गैप रखा जाता है, लेकिन ये मार्केट का सबसे लेटेस्ट डाटा होता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास क्वार्टर रिपोर्ट होती है। ठीक है, वो वीकली बेसिस के ऊपर डिस्प्ले की जाती है। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये सर मार्केट मैं एक प्रोफाइल का बात भी इसमें पूछना इसमें चाहूंगा, आप बता, आई एम सॉरी जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज, सॉरी। जी जी, मैं कह रहा था सर, ये मार्केट प्रोफाइल का भी ओपन इंटरेस्ट से लिंक है कुछ? नहीं, मार्केट प्रोफाइल का जो है वो ओपन इंटरेस्ट से कोई लिंक नहीं है। मार्केट प्रोफाइल एक इंडिकेटर है, एक टूल है, ठीक है, एक इंडिकेटर है। तो वो मार्केट जो है उसका वॉल्यूम, वर्टिकल वॉल्यूम दिखाया जाता है। जैसे ये, सॉरी, ये वर्टिकल वॉल्यूम है तो वो हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम दिखा रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी सर, यानी सर मतलब कि अगर हम बीएसए पे और ओपन इंटरेस्ट पे रहते हुए अच्छा अर्न कर सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा मजीद ज़रूरत नहीं है? एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो हम दोस्त जो है वो अक्सर हंसते भी होते थे कि यार इतनी खिचड़ी बना ली है वो अब खाई नहीं जाती। वो किस तरह के इतने मेथड सीख लिए हैं, हर मेथड जो है ना वो कोई मेथड कह रहा होता है कि बाय करो, कोई मेथड कह रहा है कि सेल करो। तो सबसे अच्छा मेथड कौन है, लोगों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि सर सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि सबसे अच्छा मेथड वो है जो आपको समझ आ जाए, चाहे वो मूविंग एवरेज है, चाहे वो आरएसआई है, चाहे वो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, या वो मार्केट प्रोफाइल है, या वो ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे जो अच्छी चीज है वो आपको जो समझ में आ जाए। जितना ज्यादा मेथड्स आप अपने ट्रेडिंग में लेते आएंगे ना, उतना ही ज्यादा आपकी कंफ्यूजन बढ़ती जाएंगी। तो ट्रेडिंग को सिंपल रखो, जितना हो सके ट्रेडिंग को सिंपल रखो। अच्छा, आप मार्केट के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं ना, तो इसका मतलब कि आप ज्यादा फैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, उसकी हकीकत को ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन पैसा जो है ना वो आपका आपकी साइकोलॉजी, आपकी आपके इमोशंस बनाते हैं। ठीक है, आपका बिलीव जो है ना वो पैसा बनाने में आपकी मदद करता है। तो मेथड्स जो है ना उनके ऊपर ना जाओ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं 5-5 साल 4 साल बाद ये बात समझते हैं कि मेथड्स में कुछ नहीं है। माइक यार, मैं अब किस किस को कह के ऑफ करवाऊंगा, बस सभी लोग ख्याल रखें कि माइक जो है वो ना ऑन करें, इस तरह डिस्टरबेंस होती है। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई, मैं सवाल करने लगा था तो बाकी दो सवाल करने लग गए तो मैं खामोश हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि चूंकि हमने ये भी देख लिया कि मार्केट की फेयर वैल्यू 15,100 तक थी,
फिर हमने ये भी देख लिया कि मार्केट जो है इस टाइम कोविड के केसेस भी बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि जो बीच में न्यूज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का आज स्टॉर्म की न्यूज देख लें, वैक्सीन का टारगेट कंप्लीट ना होना वो देख लें, जैसे कि आपने खबर सुनी। तो इस हवाले से फिर मार्केट कैसे गोल्ड को हम ट्रीट क्या करें? ऑस्ट्रेलिया की आपने कौन सी न्यूज देखी थी? ये आप ये गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्टॉर्म आया अभी, जो उनका तूफान आया था अभी ना। हाँ जी, वो तूफान जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में एक अनसर्टेनिटी कंडीशन की वजह से जो है ना एयूडी में एक हमने फॉल देखा। ठीक है, जी जी। लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया की कोई भी न्यूज जो है ना वो गोल्ड को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है गोल्ड के ऊपर, ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही ठीक हुआ है, है। मैं वही बिल्कुल कुछ ठीक कह रहे हो, क्योंकि मुबशर भाई मैंने कल देखा है था कि कि गिरी है मैंने नीचे, देखा गिरा है है इसकी वजह जैसे कि मतलब कि न्यूज आई, मैं देख रहा था कि मार्केट कुछ कोई स्पाइक देगी ऊपर, लेकिन मार्केट ने कुछ बस 40 को टच किया, फिर दोबारा नीचे आ गई। गोल्ड की बात कर रहे हैं। जी जी जी। मैंने नहीं देखा कि कुछ ज्यादा चेंज आया, वो आप सही कह रहे थे, मैंने कहा। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज है ना वो बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग आना कोई नई बात नहीं है और ना ही इतनी बड़ी बात है। सही है। ठीक। तो ऐसे क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलियन के ऊपर कि माइक ऑन है, काइंडली आप अपना ऑफ कर लें तो अच्छी बात है। हाँ जी, सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था आपसे कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, जरा ये बता दीजिएगा। अपना नाम बता दीजिए दिया करें ताकि मुझे जो है ना पता चल जाए किसने साथ क्या साथ पूछा है। हाँ, साथ मैं अपना अगर बताऊं तो मैं जो है 2015 से मैंने ट्रेडिंग का आगाज किया। ठीक है, कोई ऐसा मेथड नहीं है जो सीखा ना हो और जिसके ऊपर ट्रेडिंग ना की हो। सही है। तो मैं जो है अपनी ट्रेडिंग के लिए मैं वीएसए के ऊपर मोस्टली ट्रेडिंग वीएसए के ऊपर करता हूँ। ओपन इंटरेस्ट के बगैर मैं ट्रेडिंग नहीं करता। ठीक है, और जिस दिन मैंने ओपन इंटरेस्ट नहीं देखा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ओपन इंटरेस्ट के बगैर मैं ट्रेडिंग नहीं करता, वीएसए को यूज करता हूँ और बस। ठीक है ना, बाकी थोड़ी बहुत जो है ना वो टेक्निक्स यूज कर ली, जैसे स्विंग ट्रेडिंग की टेक्निक्स हैं उनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग की टेक्निक्स हैं तो उनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करता हूँ। मेरी जी कोशिश सर, मैंने आपकी वीएसए की वीडियो देखी यूट्यूब पे, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया। और ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो ये ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए भी आपने कोई वीडियो वगैरह क्लिप दिया हुआ है? नहीं, वीडियो जो है ना ओपन इंटरेस्ट स्टार्टिंग में मैंने काफी पढ़ाया था, लेकिन मुझे कुछ खास जो है उसका रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर वो मैंने पेड कर दिया था, वो पेड में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुबशर उसके भाई, बाद अभी आप देखिए कोविड की फर्स्ट उसके लाइव पे ना कोविड न्यूज आई, तो ये देखें मैंने गोल्ड। कितने सेव किए हुए हैं, तो मैं जो है ना समझे कि ऑलराउंडर हूँ। मैं हर मेथड के ऊपर काम करता हूँ, मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग और ओपन इंटरेस्ट जो है ना, ओपन इंटरेस्ट से मैं डायरेक्शन लेता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग मैं करता हूँ। ठीक है, हाँ जी सर आप बोले। हाँ मैं कह रहा कोविड के केसेस थे अभी फर्स्ट लाइव में ना, आप जरा देखिएगा जरा, क्योंकि अब आपका बहुत अच्छा डिस्कशन हमारी हो रही है, आप लाइव बैठे भी हैं तो बात करना बड़ा आसान हो जाता है ऐसे। हाँ जी। अच्छा, कोविड जो है ना, अच्छा एक चीज बताऊं कि मार्केट जो है ना वो हमेशा अनसर्टेन जो न्यूज होती है ना उसके ऊपर मूव करती है। अब जो जी कोविड है ना ये सुन सुन के हमारे समझो कान भी पक गए हैं और 1 साल से पुरानी न्यूज हो चुकी है। सही बात है, ठीक बिल्कुल है, सही तो कहा आपने। जब एक ही न्यूज बहुत ज्यादा देर से गर्दिश कर रही हो ना तो उसका फिर इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है, उस न्यूज का ना इनिशियल इम्पैक्ट कम हो जाता है। अब आपके सामने है कि बैंक ऑफ कनाडा से अनाउंसेस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मार्केट फंक्शनिंग प्रोग्राम ऑफ फॉर कोविड। ठीक है, तो अब ये न्यूज आई है ना, तो अब देखें कि कनाडा के अंदर ये बता रहा है कि लॉकडाउन हो गया है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये बता कि कनाडा के अंदर लॉकडाउन हो चुका है।
अब लॉकडाउन जो है ना कनाडा की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, ऐसा ही है ना। उनकी प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा। जब वो उनकी प्रोडक्शन को, उनकी सीपीआईज को, कोर सीपीआईज को इफेक्ट करेगा ना, तो डेफिनेटली उसका जो डाटा है ना, वो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जब उसकी कोई भी डाटा रिलीज होगा तो वो नंबर जो है ना वो मिस होंगे। ठीक है, तो तब जो है इसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर, इनिशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना। अब पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में लॉकडाउन होता है तो क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी, चलो हमारी तो पहले ही सत्यानाश हुआ है, तो वो मजीद होता है ना, मजीद जो है ना इकोनॉमी के ऊपर इसके बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। ठीक है ना, लॉन्गर टर्म के लिए। तो इस वजह से ये चीजें जो है ना लॉन्गर टर्म के लिए मार्केट के ऊपर इफेक्ट करती हैं। इनिशियल इनका इम्पैक्ट अब नहीं आता। अब कोई भी कोविड की न्यूज है, उसका इनिशियल इम्पैक्ट कोई भी नहीं होता मार्केट के ऊपर। बशीर भाई, जो आज कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं यूएसडी में, तो इसका असर तो होगा ना सब पेयर पे। यूएसडी तो वैसे भी स्ट्रांग है, मैंने लास्ट वीक भी बताया है वीकली एनालिसिस में कि जो है यूएसडी का है वो हो रहा है। ठीक है, तो ट्रेडर्स जो है लेकिन आज वो बिल्कुल आज जो ओपन ट्रस्ट उसका आया ना, वो बहुत स्ट्रांग था, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट भी रोल ओवर हो रहा है, तो इस वजह से भी जो है ना वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से नए कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड शिफ्ट हो रही है, तो इस वजह से भी ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो इंक्रीज आ जाता है। अब ये गोल्ड की क्या पोजीशन है, ऊपर जाएगा या अभी नीचे से गिरना है? गोल्ड ने नीचे गिरना है। गोल्ड जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और फिर वहां से लॉन्गर टर्म के लिए नीचे गिर जाएगा, क्योंकि क्या है कि डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। डॉलर जब भी स्ट्रेंथ पकड़ता है तो गोल्ड नीचे गिरेगा। गोल्ड और डॉलर एक डायरेक्शन में कब मूव करते हैं, जब रिस्क सेंटीमेंट जो है ना ऑफ ट्रिगर होता है। सही, जब रिस्क ऑन होता है तो तब जो है ना गोल्ड नीचे आता है। ये कितने तक जा सकता है ऊपर? एक मिनट अभी देख लेते हैं। अगर वीकली लेवल देखा जाए तो वीकली लेवल जो है ना ये पड़ा हुआ है, ठीक है, 1774 के ऊपर। और हमारा जो है ना वो मैक्सिमम यहाँ से गोल्ड के गिरने के काफी चांसेस हैं 1500 से, ठीक है, और सॉरी 1800 से। तो अगर इतना ऊपर नहीं भी गया ना तो मैं यहाँ से जो है ना ऑलमोस्ट एक अच्छा लेवल है 75 का 80 का ना, ये बहुत अच्छा लेवल है इसको गिराने के लिए। ठीक है, और सर जी ये बता दें कि ये ओपन इंटरेस्ट की प्रॉपर लर्निंग कहाँ से की जाए? साथ बात ओपन इंटरेस्ट, हाँ जी, और साथ में ओपन इंटरेस्ट की लर्निंग करवा रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप मुझसे डिटेल्स जो है ना वो इनबॉक्स में आके ले लीजिएगा मुझसे। ओके जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज का ये डिस्कशन में, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, मुझसे पूछ रहे थे भाई एक के साइकोलॉजी के ऊपर कुछ टिप्स दें। साइकोलॉजी के ऊपर जो है ना वो मैं आप लोगों को एक दवाई देता हूँ, उसको आप खाएं, अप्लाई करें उसको, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना फर्क जरूर पड़ेगा। ये होता है साइकोलॉजी का, अपने माइंड की हमने ना प्रोग्रामिंग करनी है, खुद को जो है ना डर से बचाना है। अब आज एक भाई का मुझे मैसेज आया कि यार गोल्ड के अंदर मुझसे ट्रेड मिस हो गई, बड़ा अफसोस हुआ।
ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मैंने अपना ऑफिस जो है ना वो नई जगह पे शिफ्ट किया है, तो इधर जो है ना काफी शोर होता है, ये मेन रोड के ऊपर है, तो शोर होने की वजह से ना बड़ी डिस्टरबेंस होती है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भी कहीं और करना पड़ेगा मुझे ना, नॉइस की वजह से। अच्छा, वो मुझे बता रहे थे कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझसे जो है ना ट्रेड मिस होगी गोल्ड की, ये मेरी कंफर्म ट्रेड थी। अच्छा जी, उनको मैंने बताया कि दिस मार्केट हैज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, इस मार्केट के अंदर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आपने क्या करना है कि इस जुमले को लिखना है, इस जुमले को लिखना है, मार्केट हैज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। तो इसको आपने लिख के अपने दीवार के ऊपर चिपका लेना है जहां पे बैठ के आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी जो है नजर इसके ऊपर पड़ती रहे। ठीक है, उसके बाद आपने एक तो ये लिखना है, ऐसे जो है ना वर्ड्स लिख लेने, मार्केट एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन दिस मार्केट, और उसके बाद आप लिखेंगे आई बिलीव माय सिस्टम वर्क्स जस्ट नीड कंसंट्रेशन। ठीक है, मेरा जो है सिस्टम काम करता है, मुझे सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है। और इस तरह के जो है ना आपने लाइंस लिख के अपने जहाँ पे आप बैठ के ट्रेडिंग करते हैं ना वहां पे लगा लेनी है, प्रिंट निकाल के ना वहां पे लगा लेनी है। तो ये क्या होगा कि आपको इम्प्रूव करने में बड़ी हेल्प आउट करेंगी ये चीजें। ठीक है, जब भी आपने सिस्टम ऑन करना है तो आपने इनको पढ़ना है पहले, और फिर आपने ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आपका जो प्लान है आपके हाथ में होना चाहिए, आपने हैंड रिटन जो है ना अपना प्लान बना। आई बिलीव इन मेथड जस्ट नीड अ फोकस, वो रिवाइज कर दीजिएगा। आई बिलीव ऑन माई सिस्टम, माई स्ट्रेटजी वर्क्स, जस्ट नीड कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा, आपने अपना जो प्लान है ना, ट्रेडिंग प्लान, अपना प्लान बनाएं ट्रेडिंग का, कि आपके पास प्लान कौन सा है। दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो सबसे पहले प्लान बनाते हैं। आपने ट्रेवल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्लान बनाना होता है कि यार मैंने कराची जाना है, तो कहाँ कहाँ से जाना है, मेरे कौन से रूट को जो है ना वो कौन से रूट से मैंने जाना है, और मैंने खाना कहाँ पे खाना है जाके, मेरा फर्स्ट स्टे कहाँ पे होगा, मेरा जो है सेकंड स्टे कहाँ पे होगा, थर्ड स्टे कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मतलब कि हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसके लिए हम बनाते हैं प्लान। तो ट्रेडिंग जो है इसके लिए भी सबसे पहले आपने प्लान बनाना होता है। अपने हाथ से जो है ना एक पेज लें, पेज के ऊपर एक प्लान लिखें, जिस जिस प्लान के थ्रू थ्रू आपने ट्रेड लेनी है। लेट्स सपोज कि मैं अगर देखूं तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि सबसे पहले मैंने सुबह उठना है, तो मैंने अपना ओपन इंटरेस्ट जो है ना अपडेट करके देखना है कि कौन सी करेंसी बुलिश है और कौन सी बेरिश है। मैंने नोट कर लेना है कि इस पेयर के अंदर आज के दिन मैंने ट्रेडिंग करनी है। मैं हमेशा, ऐसा नहीं होता कि कोई भी पेयर जो है ना रैंडमली मेरी आंखों के सामने आ गया तो मैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सुबह लिखा हुआ होता है कि इस पेयर के ऊपर जो है ना आज मैंने ट्रेडिंग करनी है। अगर मुझे इन पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग जो ट्रेड मिलती है तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छा, उसके बाद मेरा क्या है कि मैं ओपन इंटरेस्ट अपडेट कर लिया, नोट कर लिया कि कौन कौन से पेयर हैं जिनके अंदर मैं जाकर ट्रेडिंग करूंगा। फिर उन पेयर को जो है ना उनका एनालिसिस कर लिया, वीकली में कोई लेवल्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आया, यहाँ पे आके अपने लेवल्स जो है वो ड्रॉ कर लिए, H4 में आके ड्रॉ कर लिए। फिर मैं देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पे खड़ी है, मार्केट का बैकग्राउंड कैसा है, मार्केट का जो है फोरग्राउंड क्या होने वाला है। मार्केट सपोर्ट के ऊपर खड़ी है तो मुझे बाई की ट्रेड लेनी है, रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है तो मुझे सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो फिर मैं जो है लो टाइम फ्रेम में आके अपनी जो है स्विंग ट्रेडिंग की टेक्निक्स उनमें देखता हूँ कि मुझे ट्रेड कहाँ पे मिलेगी। मैं अपना एरिया मार्क करता हूँ, वहां पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ। तो मार्केट अगर मेरा पेंडिंग ऑर्डर उठाती है
तो मुझे प्रॉफिट दे के चली जाएगी, अगर पेंडिंग ऑर्डर नहीं उठाती तो मार्केट वैसे ही चली जाएगी, ठीक है ना। समटाइम ऐसा होता है कि पेंडिंग ऑर्डर उठा के मार्केट लॉस भी कर देती है। तो प्लान जो है ना आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप अपने प्लान के ऊपर वर्क नहीं करते ना तो फिर आप कामयाब नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस पेयर को ट्रेड करना है, किस पेयर को ट्रेड नहीं करना। आपका जो है स्टाइल जो है ना आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टाइल कौन सा ट्रेडिंग का। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मैंने स्कैल्प ट्रेडिंग करनी है, मैंने लॉन्गर टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है। तो ये सारी चीजें एक अच्छा जो ट्रेडर होता है ना उसे पता होनी चाहिए। तो प्लान के ऊपर काम करें। अब मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल शेयर की। लेट्स सपोज के मेरी यहाँ पे ट्रेड है, मैं ऐसे रैंडम जो है ना आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। मैं कहता हूँ कि यार मेरा ये बॉक्स है तो मेरी जो है ना इस बॉक्स से ट्रेड है। अब मार्केट जो है ना, मैं पेन ले लूं, पेन, एक मिनट। मैं कहता हूं कि यार मेरी इस बॉक्स के अंदर ट्रेड है, ठीक है। अब मार्केट इस बॉक्स से चली गई है, यहाँ पे खड़ी हुई है, मुझे पता है कि यार इस बॉक्स के अंदर मार्केट ने आना ही आना है, लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं यहीं से ट्रेड ले लूं तो क्या हो रहा है कि मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड ले ली है, हालांकि मेरी ट्रेड तो इस एरिया के अंदर थी, ठीक है, मैंने ट्रेड ले ली है यहीं से, तो क्या हुआ कि मार्केट लॉस में आई यहाँ तक, फिर गई मार्केट ब्रेक इवन पे गई, थोड़ा सा प्रॉफिट में गई, मैं खुश हुआ, मार्केट एकदम से फिर गिरी और मेरे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वहां पे आ गई। अब मुझे ट्रेड तो लेनी चाहिए थी यहाँ से, मैंने ट्रेड पकड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ कि मार्केट फिर यहाँ पे गई, जहां पे मेरी ट्रेड लगी थी एग्जैक्टली फिर वहां से मुड़ के चली गई। अब जो है मैं देख रहा हूँ कि यार जहां से मेरी ट्रेड लगी ना, मार्केट वहीं से बार बार रिवर्स हो रही है, बार बार वहीं से रिवर्स हो रही है, कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं है। अच्छा जी, मुझे ऐसा लगना शुरू हो जाता है, मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने यहाँ पे गलत जगह पे ट्रेड ले ली है, तो यहाँ से तो मार्केट जो है नीचे चली जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया कि यार जो है ना किसी तरह अब ये इस पॉइंट के ऊपर आ गई ना तो मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। अब मार्केट वहां से गिरी है, उस पॉइंट के ऊपर आई, थोड़ा सा फिर गिर गई, इसने फिर डरा दिया आपको, ठीक है। जो ही फिर इस पॉइंट के ऊपर आई, आपने फौरन ट्रेड क्लोज कर दी। आपने जो ही ट्रेड क्लोज की वो थोड़ा सा नीचे आई, फिर आपकी डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना आपका ये वाला था, यहां से आपने ट्रेड लेनी थी, ट्रेड आपने ले ली यहां से। अब क्या हुआ कि आपका सिर्फ जो है ना आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आपने ट्रेड क्लोज कर ली, लेकिन आपकी जो है ना फ्रस्ट्रेशन और इमोशंस इतने ज्यादा डिस्टर्ब हुए कि अब आप चाह रहे हैं कि यार आप खुद को कौंस रहे हैं कि यार मैंने ट्रेड क्लोज की है तो क्या हुआ कि मार्केट प्रॉफिट में चली गई है, तो मेरे साथ गलत हुआ है। अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे जा रही है जा रही है जा रही है, सही है। आप कहेंगे कि यार मार्केट फिर एक ऊपर कैंडल बनाई है, सही है, ऊपर एक कैंडल बनाई है तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए। फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार अब ट्रेड निकल गई, फिर जो है ना मार्केट आपकी आंखों के सामने ऊपर भाग रही है, भाग रही है, भाग रही। आप जो करते हैं इधर जाके ठक ट्रेड लगा देते हैं, इधर जो ही ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट फिर नीचे गिर जाती है, ठीक है। यहाँ से सारा दिन की फ्रस्ट्रेशन आपने फेस की यहाँ से, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पे ट्रेड ली है तो मार्केट एकदम से गिर गई है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, शुरू शुरू में हमारे साथ भी होता था। तो मार्केट यहाँ से गिर गई है तो लॉस होना स्टार्ट हो गया है। अब आपको जो है ना फिर अपने आप के ऊपर गुस्सा है कि यार मैं कितना जो है ना लालची हूँ कि मैंने अपने पॉइंट से ट्रेड नहीं ली, वहां से जाके ट्रेड ली और लॉस में चली गई। अब लॉस में चली गई है तो अब आपका जो है ना माइंड होगा कि यार आज इसको रिकवर करना है। आप जो क्या करते हैं, इस पेयर को ही क्लोज कर देते हैं, इस पेयर को क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद जो है ना कोई और पेयर खोल लेते हैं। लेट्स सपोज कि AUD USD खोल लिया, इसके अंदर आते हैं, आप कहते हैं कि यार ये जो है ना, आप कहते हैं कि यार ये जो है ना एक्सपोर्ट बनी हुई है तो यहाँ से ट्रेड लो, ठीक है, ये एक स्पॉट है तो यहाँ से ट्रेड लो। आप जो है ना बाय या सेल करते हैं, मार्केट लेट्स सपोज कि आपकी अगेंस्ट जाती है तो फिर आपको लॉस होता है। तो इसी तरह ना आप अपना वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में सारे का सारा पैसा अपना जाया कर देते हैं, अपना अकाउंट वॉश कर लेते हैं। तो बेसिक जो गलती कहाँ पे हुई, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीजों की रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड ही नहीं ली थी।
आपके पास प्लान नहीं था। अगर आपके पास प्लान होता, आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं उसको बोलता हूँ जहां से आपने ट्रेड करनी होती है, ठीक है। तो आपने अगर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे ये बॉक्स मार्क किया था, इस बॉक्स में से ली होती ना, तो आपको आपका एसएल डिफाइन होता कि मेरा यार ये एसएल है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे अगर स्ट्रेटेजी फेल होती तो फिर आप सोचते कि यार मेरी स्ट्रेटेजी फेल क्यों हो गई है यहाँ पे आके ना, तो मुझे जो है ना इसके अंदर कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो फिर आप रीजन ढूंढ ले कि क्यों फेल हुई। तो कहने का ये मतलब है कि आपका अकाउंट वॉश हो गया, फ्रस्ट्रेशन जो है ना उसका लेवल हाई हुआ, गलत डिसीजंस लिए, वो सिर्फ इस वजह से कि ट्रेड ना निकल जाए, उस डर की वजह से आपने ट्रेड ली यहाँ से कि यार ये मेरा सिस्टम इधर सारा क्राइटेरिया फुल हुआ पड़ा है, तो मैं जो है ना इधर से ट्रेड ले लेता हूँ, कहीं ट्रेड जो है ना मार्केट ऊपर निकल ना जाए, मेरी ट्रेड मिस ना हो जाए। ट्रेड मिस होने के डर से आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है। तो हमेशा पेशेंस जो है ना उसके साथ ट्रेडिंग करें। मार्केट आपकी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आती है तो आप ट्रेड करें, नहीं आती तो ना ट्रेड करें। यहाँ पे क्या होता है कि लोगों ने 10-10 ट्रेड जो है ना ये एट अ टाइम ली हुई होती हैं। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, मेरी जो है ना 15-15 20-20 ट्रेड्स जो है ना एक टाइम के ऊपर भी चल रही होती हैं, लेकिन इन ऐसी ट्रेड्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैं ये सोचता हूँ कि बंदे को वीकली 3 ट्रेड मिल गई है ना, एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 ट्रेड मिल गई है, वो उसके लिए इनफ है। वही ट्रेड जो है ना शुरू शुरू में आपको 2-3 ट्रेड भी मिल जाए तो वो आपको इतना पैसा बना के दे देंगी कि आप जो है ना वो खुश हो जाएंगे। अब देखें, एक बंदा जो है वो 10 ट्रेडिंग करता है, ठीक है, एक बंदा 10 ट्रेडिंग करके $100 का प्रॉफिट करता है। एक बंदा है वो 4 ट्रेडिंग करता है, वो $100 का प्रॉफिट करता है। तो कौन सा ट्रेडर अच्छा है, जिसको ज्यादा ट्रेड्स मिल रही हैं या जिसको कम ट्रेड्स मिल रही हैं? इसको कम मिल रहा कौन सा ट्रेडर अच्छा है, जो कम ट्रेड कर रहा है या किस? क्योंकि इस बंदे ने जब 10 ट्रेड की होंगी ना तो जरूरी है कि इसको जो है ना 5 ट्रेड हैं, इसकी हो सकता है कि इसकी 3-4 ट्रेड जो है ना वो लॉस में भी गई हैं, ठीक है, जो है $20 $30 जो है लॉस में गई हैं। फिर $30 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, फिर $40 माइनस में चली गई, माइनस प्लस करके जो है ना इसको जो है 100 बचे। तो एक बंदा है वो 4 ट्रेड करता है, उसको 100 बच जाते हैं, तो वो बेहतर है इस ट्रेडर से। अभी भाई का क्वेश्चन आया है तो आप ना मुझे इनबॉक्स करना शेयर यार। आप जो है ना मैं आपको वीडियो दूंगा फॉरेक्स की, तो उसमें जो है आप बताना, मैं फिर उसमें फॉरेक्स का एक्सप्लेन किया गया है। फॉरेक्स जो है उसमें करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, ठीक है, करेंसीज को ट्रेड किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। और क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो में यार टोकन्स होते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं, उनके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग तो दोनों की सेम है, ठीक है, ट्रेडिंग की टेक्निक्स और ये वो जो है ना वो सारा कुछ सेम है। लेकिन सर हाँ जी, क्रिप्टो तो ज़्यादा रिस्की नहीं है, हाईली वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा फॉरेक्स से, रेगुलेटरी बॉडी भी हाँ नहीं है तो फिर। हाँ जी, मैं उनको बता रहा हूँ, वो पूछ रहे हैं कि फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या फर्क है ना, ट्रेडिंग में। तो मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग जो है ना दोनों की सेम है, जिस तरह उसमें बाय सेल करते हैं इसमें भी बाय सेल करते हैं ना। तो क्रिप्टो का मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिप्टो के अंदर मैं ट्रेडिंग नहीं करता। मैंने स्टार्ट की थी 2017 के अंदर, तो बस जो है ना उसके बाद फिर जो 2-3 महीने की उसके बाद छोड़ दी, तो क्रिप्टो वाली साइड पे मैं नहीं। जी सर बिल्कुल, इसी तरह भी क्रिप्टो में न्यू कॉइन्स आ रहे हैं, वो एक ही दिन में 0.0 से $60 चले जाते हैं, फिर वापस 0.02 पे आ जाते हैं एक ही दिन में, जो न्यू कॉइन्स आते हैं।
हाँ मुझे पता है। मैं जब करता था ना तो मैंने देखा है कि एक कॉइन था, मुझे उसका नाम याद नहीं, वो शायद लाइट कॉइन था या कुछ इस तरह का था। तो वो क्या, लाइट कौन जी, बिल्कुल। अच्छा वो क्या होता था कि एकदम से $2 पे, ठीक है, और एकदम से $100 पे, ठीक है। मैंने और मेरे दोस्त ने देखा, हमने सोचा कि आज यार आज तो हम जो है ना अभी अमीर हो जाएंगे। तो उस टाइम जो है ना मैंने क्रिप्टो के अंदर डिपॉजिट किया बाइनांस में, फौरन जो है ना इमरजेंसी घर से पैसे मंगवाए, हॉस्टल रहता था मैं, घर से पैसे मंगवाए कि वो फीस देनी और ये वो ना, लास्ट डेट है, ये है वो है। तो जो है ना फीस मंगवाते ही जो है ना क्रिप्टो में डिपॉजिट किया, तो उसमें ट्रेड लगाने लगे, पता चले कि उसमें ट्रेड ही नहीं लग रही, ठीक है। और कुछ ही मिनटों में ना उसकी प्राइस 96 बीटीसी के ऊपर चली गई, 96 बीटीसी के ऊपर चली गई। और यहाँ पे दुनिया का एक कह लें कि जो है ना अनलकीएस्ट पर्सन था, उसने जो है ना बीटीसी खरीद लिए थे, यहाँ से उसने 2 बीटीसी बाय किए थे, ठीक है। 96 के ऊपर इसने अपना हाई लगाया और यहाँ से एक बंदे ने जो है 96 के ऊपर 2 बीटीसी बाय कर लिया और अगले ही पल में वो $2 के ऊपर उसकी प्राइस आ गई थी। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जिसकी बात कर रहे हैं ना आप, वो सिस कॉइन था, हैक हुआ था बाइनांस पे। ये 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, मैं भी 2017 से क्रिप्टो में इन हूँ सिर्फ, लेकिन मैं होल्ड करता था, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कभी किया। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखी है, लेकिन उसका क्रिप्टो में कोई कह लें कि असर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, टेक्निकल बिल्कुल। एनालिसिस। तो मुझे किसी ने बताया था कि वीएस से सीखो, वीएस से सीखो। तो उसके लिए जो है ना मैं इधर यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, आपकी वीडियो देखी, ग्रुप ज्वाइन किया व्हाट्सएप का, और साथ ही आपने ये मुझे भेज दिया है। तो ये क्लास मैंने ज्वाइन कर ली, डिस्कशन की। तो माशाल्लाह अच्छा गाइड कर रहे हैं आप, लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था कि ये स्ट्रेटजीज जो होती हैं उनका क्या मतलब कि क्रिप्टो पे क्या यूज करना चाहिए और फॉरेक्स पे क्या यूज करना चाहिए? फॉरेक्स की अपनी स्ट्रेटजीज हैं, क्रिप्टो की अपनी स्ट्रेटजीज हैं। आप बता रहे हैं ना क्रिप्टो में बहुत वोलेटाइल है, उसमें लिक्विडिटी के इशू बहुत होते हैं, ठीक है। एक नया टोकन आता है, वो एक पल में कुछ होता है और पल में कुछ होता है, ऐसा ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे ही। लेकिन उस वक्त जब 2017 में सिर्फ 1400 कॉइन थे, लेकिन अभी 8400 हो गए हैं, बहुत ज्यादा कॉइन्स हो गए हैं। और बोला फ्लक्चुएशन जो है ना वो पहले की निस्बत बहुत कंट्रोल में हो गया है। जैसे फोरेक्स है ना, काफी बड़ी मार्केट है, इसी तरह हाँ जी। क्रिप्टो भी थोड़ी थोड़ी इसी फोरेक्स की तरह ही फोरेक्स बेस पे ही हो रही है। टेक्निकल एनालिसिस वेरी करते हैं कहीं कहीं, लेकिन ज्यादा नहीं करते, इनकी एक्यूरेसी जो है ना बहुत कम होती है। एक्चुअली उसमें क्या है कि उसमें एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा हैं, हर एक्सचेंज का अपना वॉल्यूम है, हर एक्सचेंज की अपनी अपना ही लिक्विडिटी है, अपनी लिक्विडिटी है। कहीं एक जगह से जो है ना वो ट्रेडिंग, जैसे इसका फॉरेक्स का इंटरबैंक मार्केट है, ठीक है, जो भी ऑर्डर जाता है वो ब्रोकर के थ्रू इंटरबैंक मार्केट में जाता है। तो वहां सही पे हो। जो है वो एक्सचेंज का जो है ना एक्सचेंज के पास ही ऑर्डर जाता है। तो इस वजह हाँ से जी, उसको जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सही है। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, खिज़र बात कर रहा हूँ। जी खिजर ये बोलो। बता दूं कि ये गोल्ड सिल्वर को देख के मूव करता है या सिल्वर गोल्ड को देख के मूव करता है, या ये दोनों एक दूसरे को देख के मूव करते हैं? अगर एक दूसरे को देख के मूव करते हैं फिर हमारे लिए कंफर्मेशन इजी हो जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो कंफर्मेशन कैंडल जैसे बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है वो गोल्ड में पहले बन जाती है, सिल्वर में, तो उस हिसाब से हम ट्रेड ले लेते हैं। काइंडली ये क्लियर कर दें। ये दोनों एक साथ, दोनों मेटल्स हैं तो मेटल्स एक साथ चलते ही हैं,
ठीक है, कभी कभार इनमें डाइवर्जेंस भी बन जाती है। डाइवर्जेंस ये होती है कि गोल्ड ने पहले मूव करना, ऊपर भागना शुरू कर दिया है, ठीक है, और जो सिल्वर अभी वहीं पे रुका हुआ है। सही है। तो समटाइम ऐसा होता है कि सिल्वर जो है ऊपर या नीचे भाग रहा होता है, गोल्ड अपनी जगह पे होता है। तो जो करेंसी देखें, ये है गोल्ड। मैं इधर इस टूल पे आता हूँ। ये जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ ना, ये वाली स्ट्रेटजी, ये यहाँ पे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। अब आप देखेंगे गोल्ड जो है ना इस तरह की मूव बना रहा है, इस तरह की जो है ना इनके अंदर मूव हो रही है। मतलब कि रेंज कर रहा है, ठीक है, एक रेंज के अंदर है। सिल्वर भी बिल्कुल इसी तरह है, इस तरह चल रहा है। इस तरह सिल्वर ने भी एक रेंज बनाई हुई है। अब क्या होता है कि आप अचानक देखते हैं गोल्ड जो है ना ऊपर चला जाता है, कैंडल बनाता है, दूसरी कैंडल बनाता है। इतना ज्यादा तो नहीं होता, अगर M5 में देखेंगे तो शायद 2-3 कैंडल्स बन जाए, जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में, उसमें तो एक ही कैंडल के अंदर सारा काम हो रहा होता है। आपने देखा, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है, आ रही है मुबशीर अच्छा भाई आपकी आवाज। अच्छा जी, आपने देखा तो ये ऊपर भाग रहा है। आपने देखा कि सिल्वर जो है ना अभी रेंज ही कर रहा है, सिल्वर के अंदर इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो क्योंकि गोल्ड के अंदर मूव हो चुकी है तो इसका मतलब कि सिल्वर के अंदर भी डेफिनेटली होनी है। तो आप सिल्वर के अंदर बाय कर ले, सही है। या फिर ऐसा हुआ है कि गोल्ड जो है ना स्टिल इधर ही खड़ा हुआ है, इधर ही है, और जो है सिल्वर वो नीचे भागना शुरू हो गया है पहले से ही, ठीक है। तो इन दोनों में डाइवर्जेंस बन गई है। तो अब क्या होगा कि ये भी नीचे भागेगा, तो आप जो है इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जो पहले जो है ना भागना एक साइड पे शुरू हो गया है और दूसरा जो है ना स्टिल अपनी जगह पे ही है, तो आप इस तरह इनके जो है ना इनकी डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं। पता कलामी हो रही है वैसे। US30 और गोल्ड का बिहेवियर भी यहाँ बता दीजिएगा। अक्सर US30 और गोल्ड बिल्कुल सेम मूव करते हैं, लेकिन बात को ये भी देखेगा ये ऑपोजिट भी हो जाते हैं। इस वजह से मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। और साथ में GBP JPY भी, इन तीनों को थोड़ा सा ना बता दीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाए आज। अच्छा अच्छा जी, जो US30 की आप बात कर रहे हैं ना, अगर तो डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आ रहा होगा, US30 भी नीचे आ रहा होगा। अगर ड्राइविंग फोर्स जो है ना वो गोल्ड और डॉलर है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स अगर डॉलर है तो ये दोनों नीचे आ रहे होंगे, डॉलर ऊपर जा रहा है। अगर जो है ना डॉलर नीचे आ रहा है और डॉलर ही ड्राइविंग फोर्स है तो ये दोनों ऊपर जा रहे होंगे सेम टाइम पे, US30 और जो है क्या इसको क्या कहते हैं, गोल्ड। अगर रिस्क सेंटीमेंट ट्रिगर हुआ है, रिस्क ऑफ सेंटीमेंट ट्रिगर हुआ है तो गोल्ड जो है ना ऊपर भागना स्टार्ट कर देगा, US30 नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो गोल्ड और US30 जो है ना वो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा जो ना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट।
ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और यहाँ से US30 निकाल लेते हैं। अब देखें, अब मार्केट के अंदर कोई सेंटीमेंट नहीं है, ठीक है, ना रिस्क ऑफ है ना रिस्क ऑन है, तो इन दोनों की मूव थोड़ी सी सेम लग रही है। देखें H4 का, इसका भी अगर टाइम फ्रेम खोलें और इसका भी H4 देखें, थोड़ी बहुत जो है ना मैच कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर इसका बाकी मैं सारे मूव करता हूँ, हाँ जी, अब देखें इसका डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं गोल्ड का, और फिर इसका भी डेली टाइम फ्रेम खोल के देख लो मूव। ये अपने हाईज के ऊपर है, गोल्ड कितना नीचे गिरा हुआ है, देख रहे हैं? तो इनका जो है ना डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। इनका कोरिलेशन कब होगा? जब ड्राइविंग फोर्स जो है ना वो डॉलर होगी। डॉलर जो है ना ऊपर जा रहा है तो ये दोनों नीचे आ रहे होंगे, डॉलर नीचे आ रहा है तो ये दोनों ऊपर जा रहे होंगे, अगर कोई सेंटीमेंट नहीं है तो। अगर कोई तो सेंटीमेंट भी इस केस में नहीं है, जैसे कि आज अगर हम देखेंगे, जैसे हमने साजिद खान गोरी साहब की ना FOMC रिपोर्ट भी देखी, मतलब वो उन्होंने हमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो हमें पता लगता है कि USD स्ट्रॉन्ग है, यानी डॉलर स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में इन दोनों को नीचे आना चाहिए था, या करंट ये 2-3 कैंडल्स नीचे आ रही हैं, इस हवाले से आप मजीद बता रहे अगर USD स्ट्रॉन्ग है तो इनको नीचे आना चाहिए। हैं। तो अब USD स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, जैसे कि अब ये दोनों नीचे आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इस केस में ना GBP JPY की समझ नहीं आती, वो इन दोनों केस में GBP JPY का क्या होगा? GBP JPY इन दोनों को फॉलो नहीं करता। GBP JPY की प्राइस डिपेंड करती है GBP USD और USD JPY की मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। काइंडली दोबारा GBP कीजिएगा, लेता हूँ। GBP JPY जो है ना उसकी उसकी जो मूव है वो इनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, मतलब कि इनमें और उनमें बड़ा फर्क है। सही है, बिल्कुल डिफरेंट है वो, इसके साथ नहीं होते। GBP JPY की प्राइस डिपेंड करती है किसके ऊपर? जी बता। देखें इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है GBP JPY की प्राइस। किस तरह पता है आपको? नहीं, आपको काइंडली आप पता है? जरा मजीद रहनुमाई जी सर। हाँ करें। जी, किस तरह, किसको पता है? और सर इन दोनों की प्राइस को मल्टीप्लाई करके ना फिर इसकी प्राइस निकलती है। हाँ अब देखें डाल के दिखाता हूँ आपको ना। ये GBP USD है और GBP JPY का। Oh, sorry.
अगर मैं जीबीपी यूएसडी की प्राइस 1 पॉइंट कितना चल रही है, 37587, यही प्राइस चल रही है ना जीबीपी यूएसडी की? बिल्कुल बिल्कुल यही है 13750। हाँ ये इसको मल्टीप्लाई करूँ ना यूएसडी जेपीवाई की प्राइस के साथ, तो क्या बनेगा? 710। हमारे पास क्या प्राइस है ये? वाह, ये 149 समथिंग। यार एक मिनट, ये मुझे विंडो जो है जीबीपी जेपीवाई की प्राइस देखें क्या है। क्या है प्राइस जीबीपी जेपीवाई की, देखें? पता चला कि जीबीपी जेपीवाई की प्राइस कैसे बनती है? बिल्कुल जबरदस्त हो गया। आज पहली बार मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया। बंडल ऑफ थैंक्स। हाँ, ये जो है ना, ये तो जो बेचारे बता रहे होते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को नहीं, ये वाली कॉन्सेप्ट का ना। अच्छा, जो होता है ना, एक और भी जो है ना कोरिलेशन दिखाता हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। AUD JPY और S&P 500, ये दोनों ठीक है। कौन सा कह रहे थे आप? ये AUD US JPY 500। जी जी। और S&P 500, ठीक है। ठीक है। ये पिन पॉइंट एक दूसरे के साथ चलते हैं, इनकी बार टू बार मूवमेंट एक दूसरे के साथ होती है, सेम होती है। हाँ, डायरेक्ट इनका कोरिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट कोरिलेशन है हमें पर। और किसी ने कुछ पूछना हो या कोई ऐसा हो सवाल, डिस्कशन कर रहे हैं। एक और चीज बशीर भाई, ऐसा है कि अक्सर ना न्यूज, अक्सर जैसे आपने देखा कि अभी कल भी है, बड़ी अहम न्यूज है यूरोजोन की। ठीक है, पॉल ने स्पीच और ये चीजें सारी डिस्कस करेंगे। तो एक स्पीचेस को देखने का एक स्मार्ट वे क्या है कि हमें ऐसा नहीं पता लगता फॉरेक्स लाइव को वो। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री में आते हैं जैसे भी न्यूज आने वाली है। हाँ जी, न्यूज आने वाली है। की बात करें, कल बड़ी जबरदस्त न्यूज है। यूरो खान साहब कह रहे थे कि हमने ना यूरो को कल अच्छे से सेल करना है। हाँ, ये न्यूज है बिल्कुल ये वाली। हाँ, यहाँ पे आप तो इस रीड करो कि न्यूज जो है ना वो क्या कह रही है। ठीक है, ठीक है। न्यूज, ये जो न्यूज आ रही है इसमें मतलब कि इसका मतलब क्या है न्यूज को ना, ये यहाँ से आके आप स्टडी कर लिया करो। लेवल ऑफ ठीक है। आप इनके नंबर्स को देखें और उसके बाद फॉरेक्स लाइव पे जाएं। ठीक है, फॉरेक्स लाइव के ऊपर एक्सप्लेनेशन होती है, तो यहाँ से देखा करें बस। स्पीचेस वाले अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि स्पीचेस क्या आती है तो वहां पकड़ में नहीं आती न्यूज। हेलो, हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब ये न्यूज आने वाली है 1:15 पे ना यूरो की, तो ये जो न्यूज है मतलब इसका जो डाटा जो है वो 1:15 पे आता है, तो उसी वक्त मार्केट पे इफेक्ट करता है या ये पहले भी इसका कोई इफेक्ट होता है मार्केट पे डेटा आने से पहले? पहले कोई इफेक्ट नहीं होता, डेटा आने के ऊपर ही इफेक्ट डालता है। मतलब जिस टाइम पे जो इन्होंने टाइम मेंशन किया उसी पे जब डाटा आएगा तो मार्केट पे इफेक्ट शुरू हो जाएगा इसका। हाँ, उसी टाइम होगा। ठीक है, ओके।
जी बोलें, कोई सवाल करें, कोई पूछें। सर अदनान यासीन बोल रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट के हवाले से कुछ पूछना था कि जो किसी भी प्लेयर को ओपन इंटरेस्ट है उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड या माइनस हो के हम उसको देख सकते हैं, बुलिश या बेरिश शायद को। हाँ जी। अच्छा, कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड होने चाहिए या सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि हमें आइडिया हो जाएगा। तो आपने क्या करना होता है कि इसके टोटल नंबर्स को देखना है, टोटल नंबर्स को। इसके टोटल नंबर्स हैं 2,39,000। जी ठीक है, इसके टोटल नंबर्स हैं 2,39,000। तो इसमें जो है ना, हमें 3,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ऐड होंगे तो ज्यादा क्लियर पोजीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे 3,000 से ऊपर ऊपर हो तो ज्यादा क्लियर हमें जो है इंडिकेशन मिलेगी। ठीक है। जी सर। जी जी। हाँ जी। जैसे ये है तो पैड के अंदर 1,63,000 है, तो इसके अंदर हमें 2,000 अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वो ठीक है। ठीक है, नहीं करता जितने मर्जी हो, लेकिन जो है आप कह रहे हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 1,63,000 है इसका, तो जो है ना 2,025 का कॉन्ट्रैक्ट ऐड या माइनस होना चाहिए। यानी कि तकरीबन 15% के राउंड जो हाँ टोटल है जी। उनके, अच्छा, हाँ यानी कि जी। टोटल जितने कॉन्ट्रैक्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर से सर बात हुई थी ओपन इंटरेस्ट पे हाँ साजिद जी। साहब से। साजिद साहब से मैंने ये क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर 45 एंगल में बन रहा हो ना ये आपका लास्ट, हाँ जी। तो वो एक बेहतरीन आपके पास मतलब सेलिंग या बाइंग में होता है। इसमें हाँ, बस बीच नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बंदा देख ले और जो है ना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज से पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। तो जी सर। हाँ जी। और अच्छा सर, इसके कोरिलेशन का कुछ चार्ट वगैरह होता है या हमें इस नॉलेज के हिसाब से पता चलता है इसके आस्ते आस्ते? क्या होता है? इसके कोरिलेशन का कुछ चार्ट वगैरह है जिसमें करेंसीज के कोरिलेशन एक दूसरे के साथ, जैसे यूनिवर्सली अट्रैक्टिव प्रोपोर्शनल जो होते हैं? हाँ, आप गूगल पे जाओ, जाके सर आपको मिल जाएंगे। मैं भेज ठीक दूंगा, मैं मेरे पास है, मैं भेज दूंगा इसको। अच्छा, चलेगा मेरा जी, क्वेश्चन ये है थैंक यू। मुबशिर भाई, ग्रुप में सेंड कर मेरे दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अगर, जी मैं भेज दूंगा इसको। मेरे क्वेश्चन है कि अगर एक मार्केट है, सपोर्ट और नीचे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंट है, और दरमियान में है फॉर एग्जांपल मार्केट, यानी उसके ना कोई सपोर्ट पे है ना वो रेजिस्टेंट पे है, और हाँ। वहां पे अगर ओपन इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल बुलिश आता है, उसकी मार्केट भी क्लोजिंग ज्यादा होती है और उसके कॉन्ट्रैक्ट 5,000 से भी ज्यादा ऐड होते हैं, तो क्या मार्केट वहीं से अप जाएगी या वो रिवर्स करके दोबारा उस लेवल को टच करके नीचे वाले को फिर ऊपर जाएगी? असलान मैं अपना साइड देखकर
सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि नई जगह शिफ्टिंग की है तो यहाँ पे शोर बहुत आता है। मेरा क्वेश्चन था मुबशर भाई कि एक मार्केट है, आपने शायद मेरा सुना है क्वेश्चन कि नहीं सुना? नहीं, फिर से बोलें। अच्छा, एक मार्केट है, फॉर एग्जांपल किसी भी पेयर की मार्केट है, अगर वो उसका हाँ जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान में मार्केट है, फॉर एग्जांपल इस तरह, तो मार्केट है बीच में, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट बुलिश आता है तो क्या वो नीचे वाले लेवल को टच करके ऊपर जाएगी या वो डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगी वहीं से? अच्छा, आपका ये जो डिपेंड करता है कि आपका लेवल किस टाइम फ्रेम का है, फॉर ठीक है। एग्जांपल अगर हम H4 का लगा लें, H4 का लगा लें तो मार्केट इतना ज्यादा रिट्रेस नहीं करती, बहुत ज्यादा रिट्रेस नहीं करेगी, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ बैंड दिखाएगी और ऊपर चली जाएगी, सही, ठीक है। क्योंकि अगर जब सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी सेंटर में मार्केट है तो फिर उसके पास बहुत ज्यादा रूम है मूव करने का एक ही डायरेक्शन में, तो वो परफेक्ट ट्रेड होती है। सही। तो इसमें मेरे ख्याल में तो डेली H4 के लेवल होने चाहिए, उस टाइम अगर ओपन इंटरेस्ट किसी पेयर को आप करना है तो उसका आपके पास H4 और डेली का लेवल तो होना चाहिए इस सूरत में। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक और मैं भी क्वेश्चन है। ये कंफ्यूज होती, कभी कभी मार्केट ओपन इंटरेस्ट बुलिश होता है तो वो नीचे वाले लेवल को टच करके फिर उठती है वहां से। मार्केट हमेशा अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से उठती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, अच्छा एक सवाल आया है अभी अभी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मार्केट जो है ना, वन वी reasonably assume that buying or selling pressure has been exhausted, any sign or indication separately। अच्छा, वसीम पूछ रहे हैं कि मार्केट जो है ना एग्जॉस्ट कब होती है, अगर बायर जो है ना बायर बाइंग में या सेलिंग में, तो क्या इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है ना वो बायर्स या सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, मार्केट जो है ना, लेट्स सपोज के बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के जा रही है ना, तो जब बायर्स एग्जॉस्ट होते हैं ना तो वो क्या होता है कि छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। मार्केट कभी नीचे आ रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और जो है ना हमें मशरूम ओवर शेप मिलेगी। सो मशरूम ओवर हो जाएगी मार्केट ना, एक ही जगह के ऊपर मार्केट मूव कर रही है इस तरह, क्योंकि बायर से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बायर थक चुके हैं। तो क्या होगा कि मार्केट इस तरह की कैंडल्स बना रही होगी, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह फिर मार्केट जो है नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। और जब भी ये बायर्स एग्जॉस्ट होते हैं उसके बाद मार्केट गिरती है तो वो फिर बड़ी तेजी से गिर रही होती है, ठीक है। इसी तरह सेलिंग में भी होता है कि मार्केट जो है बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के नीचे आ रही है, इस तरह बड़ी बड़ी कैंडल्स, फिर क्या होता है कि छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है एक ही लाइन के अंदर, सॉसर शेप बनना शुरू हो जाती है, सॉसर प्याले की शक्ल जो है ना वो बनना शुरू हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो सेलर्स है ना वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इस तरह फिर जो है ना मार्केट एकदम से ऊपर शूट करती है, ठीक है। यही इंडिकेशन है कि मार्केट जो है ना कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि जो बायर्स और सेलर्स है ना वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं, उनको जो है ना उनके अंदर हिम्मत खत्म हो रही है। तो ये चीज आपको S&P के अंदर बड़ी क्लियरली नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एक मिनट। जैसे ये देखें छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये कैंडल्स बन रही थी और फिर एक लाइन के अंदर जो है ना बनना स्टार्ट हो गई, क्लोजिंग जो है ना एक लाइन के अंदर होना स्टार्ट हो गई। क्लियरली देखो यहाँ पे जो है ना क्लियर इंडिकेशन है कि बायर्स जो है ना एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अब देखो इसकी क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग को क्लोजिंग से मिलाओ तो प्राइस एक ही जगह पे,
अब बायर जो है एग्जॉस्ट हुए हैं तो मार्केट कितनी तेजी से नीचे गिरी है, शार्पली नीचे गिरी है। सही है। तो S&P में ये बड़ी आपको ये क्लियर इंडिकेशन होती है कि मार्केट जब ना बड़े क्लोज इसके जो है ना हाईज के ऊपर जब भी जाती है, क्लोज एक ही जगह पे बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर मार्केट अचानक से गिरती है। ये चीज ख्याल रखिएगा, ठीक है। जब भी ये समझे कि ये अपनी जो है ना अपनी प्रैक्टिस बना लें कि S&P के अंदर मार्केट ऊपर जाते हुए एक ही लाइन के अंदर जो है ना इस तरह के 3-4 कैंडल्स बना देना, तो आपने क्या करना है, इसको सेल कर देना है। सेल नहीं करना तो आपने इसके नीचे सेल की पेंडिंग जो है ना लिमिट लगा देनी है, सेल स्टॉप लगा देनी है। जो ही मार्केट गिरेगी आपका सेल ऑर्डर जो एक्टिव करेगी और नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी आसान होता है पहचानना कि बायर जो है ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हाँ जी, बोलें अब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अयान अली बात कर रहा हूँ। जी सर। जी सर, बात का मतलब अमूमन गोल्ड में ये देखा है कि जैसे मतलब गोल्ड ने बुलिश 3-4 कैंडल बनाई M15 पे, हाँ जी। तो मतलब हल्की सी उसके बाद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। बुलिश कैंडल के बाद उसने छोटी छोटी कैंडल बनानी कर दी। तो उसके बाद सर फिर वो मतलब छोटी हल्की सी ऐसे रेंज बनाता है और फिर बड़ी बड़ी कैंडल मतलब फिर डाउन आएगा, नहीं आता। सही। अच्छा ये देखो वसीम, यहाँ पे भी है वही एग्जांपल है कि यहाँ पे भी जो है ना बायर्स एग्जॉस्ट होते नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये नीचे गिरी है, ऊपर गई है, नीचे गई है, यहाँ पे बायर्स जो है ना एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। जहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हो ना, अगर हाई पे बन रही है तो इसका मतलब कि बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगर सेलर्स हो रही है सेल डाउन की कैंडल छोटी छोटी बन रही है नीचे, तो इसका मतलब कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? एक्चुअली हम जो है ना सेशन करेंगे 1-2 दिन के अंदर, उसमें फिर जो है ना मैं आप लोगों को ट्रेडिंग की सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा कि आपने किस तरह बिल्कुल सिंपल जो है ना नेकेड चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। उसमें फिर जो है ना हम सारे के सारे पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इनगल्फिंग बार को करेंगे, RSI को, सॉरी डाइवर्जेंस को करेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन को डिस्कस करेंगे। तो सभी पैटर्न्स को ना हम डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और सर मेरा एक छोटा सा सवाल है ओपन इंटरेस्ट के हवाले से जी कि मिसाल के तौर पर अगर हम GBP का डाटा देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आ रहा है डेली बेस पे, यानी कि हम 3 दिन का अगर कंपेयर करें तो 3 दिन का ही डाटा जो है ना वो इंक्रीज है। लेकिन बार वहाँ पे जो है ना GBP की जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे अपट्रस्ट बन रही है तीनों, यानी कि तीनों की क्लोजिंग सेम है। ऐसा कई बार हमने देखा है कि क्लोजिंग सेम होती है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। पहली सर मेरी पहला मेरा सवाल ये है कि वो ओपन इंटरेस्ट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्लोजिंग जो है ना वो सेम आ रही है, इसकी क्या रीज़न है? और दूसरा ये है कि हम फिर
को इग्नोर करेंगे या फिर ट्रेड के लिए ले सकते हैं? अगर यूएसडी वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आपका सवाल ये है ना? जी जी अब देखो कि मार्केट जो है ना पहले ऊपर जा रही है, फिर नीचे आके क्लोज हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आके क्लोज हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आके क्लोज हो रही है। ओपन इंटरेस्ट सभी का जो है ना वो इंक्रीज होता आ रहा है, ऐसा ही है ना? हाँ जी बिल्कुल जी सर। इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप वेट करेंगे कि मार्केट क्लियरली जो है ना वो नीचे क्लोज हो और ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज हो जाए। ठीक है। ठीक है सम सर, टाइम यानी क्या कि हम होता है, वेट ही करेंगे। हाँ सम टाइम क्या होता है कि मार्केट डेड आवर्स में मूव कर रही होती है। ठीक है, डेड आवर्स में, डेड आवर्स कौन से होते हैं कि रात जो है ना 11 बजे के बाद के जो आवर्स हैं उनको डेड आवर्स कहते हैं। सर डेड आवर जो होते हैं वो तो H1 में या H4 में हम देखेंगे, ये तो D1 की होती है ना बात। हाँ जी, डी वही ना कि डेड आवर्स में मार्केट आके नीचे क्लोज हो गई है तो इसका मतलब कि ऑप्शंस बन गई है। सही सही सही। ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। चलिए फिर हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास जो है ना 1-2 दिन में मैं रखता हूँ, तो उसमें जो है ना सारी सारी टेक्निक्स जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दनान, जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लेवल जो है ना उसको मार करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जी बहुत शुक्रिया मुबशर भाई, बहुत मज़ा आया आज। और इसको यूट्यूब पे लाजमी अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि जिनको नहीं समझ आए तो बाद में देखते हैं कुछ हासिल चलिए कर ठीक है, सकेंगे नॉलेज। थैंक यू।